आज I am in conversation with Dr. Fahad Mirza at the British Medical Practice building in DHA in DHA. Karachi. Karachi. Yes, you should Planet know. Earth. You should know where it is in Karachi, Pakistan, Planet Earth. And I had no idea जब मैं पिछले चंद महीने से आ रही हूँ that this is the building you sit in. It's so strange. I've been coming here for many months. I'm so blessed, I feel, that in 3 months of starting my practice, मुझे वो खिलजी एक बड़े मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट होते थे जब मैंने अभी भी है? हाँ अभी भी है। मैंने अपनी प्रैक्टिस जब मैंने अपनी ट्रेनिंग ले ली, लाइसेंस मिल गया, मैं अपनी एंड आई डे वन आई वेंट टू प्राइवेट प्रैक्टिस। मैं कभी जॉब नहीं करी, सिर्फ ट्रेनिंग में जॉब थी। उसके बाद डे वन, बिकॉज एक दफ़ा मैंने किसी के लिए काम कर लिया, आई सेड नेवर अगेन, आई कैन नॉट वर्क फॉर एनीबॉडी एल्स। मैं जिस सवाल पे आ रही हूँ वो ये है कि सबसे पहली, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट बिग सर्जरी? और किस, मतलब कोई नोज जॉब थी या नोज जॉब? इट वाज अ नोज जॉब। नोज जॉब। सो मेरी पहली जो पहली नोज जॉब थी वो, तो इससे पहले जो मोस्ट ऑफ माई सर्जरीज दैट आई हैव डन, हमारी जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं, हमारी ट्रेनिंग जो होती है ज़्यादा रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है। और रिकंस्ट्रक्टिव बहुत हाई लेवल का काम होता है, मतलब हम इतने माइक्रो वेसल्स पे बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से काम करते हैं। हमारी स्किल जो होती है, प्लास्टिक सर्जन जो माइक्रोवैस्कुलर सर्जन होते हैं ना, उनकी स्किल हर सर्जन से बेहतर होती है दुनिया में। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है इन टर्म्स ऑफ स्किल इज़ अनबिलीवेबल। अच्छा, उसके बाद जब राइनोप्लास्टी कर ली, 7 घंटे लगे, राइनोप्लास्टी ख़त्म हो गई। यूजुअली कितने घंटे लगते हैं? डिपेंड करता है। मैं 6 घंटे लेता हूँ, बिकॉज़ इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। या भाई ये सबसे एडवांस आर्ट फॉर्म है। 12 घंटे लें आप। तो जब वो सर्जरी कर तो ली हमने, सर्जरी हो गई। अब प्लास्टर हमने खोला 2 हफ्ते बाद। हमने अपने बॉस को, जब सुपरवाइज़र को सर्जरी कराते हुए देखा, और पट्टी ऐसा खोलते हुए नहीं देखा था कि वो अपने प्राइवेट क्लिनिक में खोलते थे। लियाकत में रिकंस्ट्रक्टिव की पट्टी खुलती थी, जो एस्थेटिक सर्जरी होती थी उनकी प्राइवेट क्लिनिक में पट्टी खुलती थी। तो हमने देखा नहीं कि पट्टी खोल के हमें पता था कि स्वेलिंग होती है, हमें नहीं पता कैसी होती है, कि कितनी स्वेलिंग, हमें नहीं पता था ना, हमने देखी खुद देख के हमने सर्जरी तो कर दी। हमने सर्जरी तो कर दी, जो पढ़ा आर्टिकल जो आया वो किया, एस्थेटिक्स तो थे, सब कुछ तो था, जो सर्जरी तो कर दी। अब सर्जरी कर दी, अब 2 हफ्ते जब पट्टी खोली तो नाक सूजी हुई। तो वो जो लड़की है वो पढ़ने जाई थी, उसकी अम्मा देख के रोए, और दिल में हम भी रोए कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ख़राब तो नहीं हो गई। So because I'd never seen like the plaster open, right? First instance तो आपकी first but you never feeling show or it, thought right? ये थी, of नहीं, course. आप तो अंदर से you have to be confident. And yeah, so my hands never shake. I may be dying inside, but my hands never shake. Poker face outside. And I was like, don't worry about it, swelling है। मैं अपने आप को भी बता रहा था, don't worry about it, swelling है। And obviously वो नई राइनोप्लास्टी थी, तो you know, so क्या हुआ कि फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद मेरा जो असिस्टेंट घर गया उनको टेप करने, ड्रेसिंग करने, तो उसने तस्वीर भेजी तो नाक काफ़ी बेहतर लग रही थी। So I was like, okay. Wow. And then उसके बाद 3 महीने बाद मेरे असिस्टेंट का फ़ोन आया मुझे कि वो आपसे मिलना चाह रही हैं। I said shit. अब जब स्वेलिंग कम हुई होगी और नाक की असल शक्ल नज़र आई होगी तो सत्यानाश होगा, ये क्या इन्होंने बोला ये क्या किया, अब इससे मिलना है। आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ऐसे यार ये तो मैस अप हो गया यार, या अल्लाह क्यों ये किया ही क्यों मैंने, ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर लेता हूँ। अच्छा, प्लान क्या किया था कि अगर उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, तो आपका फिर क्या होता है नेक्स्ट? ये प्लान ऑफ एक्शन। प्लान क्या है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोज, ऐसे प्लान नहीं करते यार, इतना क्या प्लान करना, वेस्ट ऑफ टाइम। सो फिर मैंने बड़ी हिम्मत करके मैंने अपने कोऑर्डिनेटर से पूछा कि इनसे पूछो तो कि क्या करना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं। तो उसने पूछा कि क्यों मिलना चाह रही हैं आप, तो उसने बोला कि वो कह रही हैं कि आप से मिलने के बाद और आपका काम देखने के बाद वो इतनी इंस्पायर हो गई हैं कि पिछले 10 साल से वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाह रही थी, और जब उन्होंने आपको देखा और आपका काम करने का तरीका देखा और अपनी बेटी का रिज़ल्ट देखा, तो वो इतनी इंस्पायर हो गई कि वो 10 साल से उनकी ख्वाहिश थी रेस्टोरेंट की, उन्होंने वो रेस्टोरेंट बना लिया। और उस रेस्टोरेंट के लिए शी वांट्स यू टू बी द चीफ गेस्ट
for the opening. Oh my God. What a That was great my story. first one, What a it great was. story. And so, a very unfortunate incident happened with you recently. And I remember I was shooting and you messaged me और मैंने Instagram नहीं check किया था. And when I checked, it had spread all over social media. अच्छा, उस incident से कुछ दिन पहले एक और incident हुआ था जिससे लोग बहुत ज़्यादा emotionally, I would say, charged थे. Because वो भी एक बहुत unfortunate incident था. Your incident was not similar to that at all. लेकिन जो reaction आया लोगों का उस वक्त, that was terrifying. It would be terrifying for any human. अब हमें तो पता है कि हुआ क्या था. Everybody found out social media पे. Why do you think that happened? And how can you give us some details? How did that happen? How did you deal with it? Well, actually, first of all, my tire burst and I was driving at a very reasonable speed. In fact, because it was raining. Seaview पे थी ना? Seaview पे, baby. Seaview पे थी. Then you have a big car. And I have a big car. So, in fact, if I was driving, if I was over speeding and my tire would have burst, I would have turned over my car. Exactly. गाड़ी लग जाती है. But क्योंकि मैं slow थी, तो I hit a rickshaw and the rickshaw hit a car. आपके आगे रिक्शा था. Yeah. जब वो basically जब burst हुआ, तो obviously it swerved. Exactly. So it went out of control. It went out of control. How scary for you. Yeah, but then like that instant तो खुद हो जाता है. But हो जाता है. उसके बाद तो everyone मुझे हर कोई हम कह रहे थे कि why didn't you lock your doors? Now, obviously I opened my door because the natural thing for anyone to do is if you hit someone to get out and see if everyone is okay. Absolutely. So that was my concern. आप रुकी उतरी? मैं उतरने वाली थी and these people just kind of came on to me, opened my door and मेरा phone ले लिया. मैं अगर आप वीडियो भी देखिए और कोई वीडियो बना रहा था, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत अच्छा हुआ कि वीडियो बनी, लोगों ने देख लिया. Exactly, हाँ. एंड वो भी मैं तमीज से कह रही हूँ, प्लीज कह के मैं लोगों को बोल रही हूँ कि मेरा फोन दे दें प्लीज, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बिकॉज दैट वाज नॉट माय प्लान. बिकॉज if I obviously a tire burst is at it's my responsibility and अगर किसी का डैमेज हुआ है I will pay for it, which I did. So hence, but then people just went crazy. And what was the first thing that they were saying? जब बाहर उतरो. हाँ. और मैं बोल भी रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं बैठी भी हूँ यहाँ, मुझे फोन तो दे कि मैं किसी को फोन करूँ. I don't expect this from my people. I didn't expect this. Like why would anyone go crazy and why would anyone just mob you? Why do you think that happened? Do you think it's because जो एक हफ्ते पहले इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से चार्ज? उसकी वजह से देखिए एक तो ये अब बस मॉब मेंटालिटी बन गई है. देखिए मेंटालिटी बन गई है क्योंकि अब आज नहीं होता ये हमारे every second, week or day, whatever, we hear the story of lynching. Yeah. And people losing their lives because people now are so frustrated and they think the law is not doing anything, so let's take the law in our own hands. Jabke, in fact, it was the law which saved me. Yeah. So let them do their job. I know हर इंस्टेंस में ये नहीं भी होता ना, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलती, ठीक है, सही है. मुझे इंसाफ मेरी माँ के वक्त नहीं मिली, ठीक है, मगर मैं बैठी भी हूँ ना यहाँ, लड़ी तो मैं थी ना, ठीक है, आवाज़ तो मैंने उठाई ना, क्योंकि इंसाफ यहाँ आपको हर वक्त नहीं मिलता, मगर इंसाफ देने वाला या लेने वाला कौन है? इट्स अ लॉ. फर्स्ट गो बाय द बुक, आप ट्राई तो करेंगे. And this is something which is so important कि वही लोग जो पूरी अवाम, हम सब कहते हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आप तो प्रैक्टिस करना शुरू करें कि आप अकॉर्डिंग टू लॉ तो जाएं. Exactly, बिल्कुल. First try that. So अच्छा, आप you went to the Thana. I went to Thana. They treated you very well. उनको जब पता चला क्या हो चुका है, तो फिर उन्होंने आपको घर भेज दिया. Eventually. Yeah. But जो trauma था, the terror. Obviously, the terror was there. If I would have stepped out,
then what would have happened? What would have happened? मैं इस वक्त बात कर रही हूँ कवल हशमत मलिक से, जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया है. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान. व्हाट एन इंस्पायरिंग मोमेंट शी इज़. और जो ब्रेक में हम बातें करते हैं, काश वो रिकॉर्ड हो रही होती. बिकॉज कवल ने मुझे बताना शुरू किया कि अगर किसी के पास पैसे ना हों और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करना है तो वो क्या करें, किस तरह शुरू करें. हाउ डिड यू स्टार्ट? See, Aisha, I told you that I started with a job. You know how much was my salary when I went there to that financial trading वो जो company? पहली आपकी जॉब थी. पहली जॉब की बेसिक सैलरी गेस करो कितनी थी? बेसिक सैलरी. अब मुझे तो पता है क्योंकि आपने मुझे ब्रेक में बता दिया है. हाँ. तो मेरी वो बेसिक सैलरी थी 7,500 रुपए. What year was this? This is 2001, Wow. 2002. Okay. Basic salary थी. was- अच्छा, तो अच्छा. क्या करना चाहिए? भाई दूसरी चीज़, अब लोग सोच रहे होंगे कि कमल ने शायद पहला काम जो किया या जो भी जॉब्स की जो भी किया, शायद उसने कोई फाइनेंशियल हेल्प ली हो या कोई इन्वेस्टमेंट फादर से ली हो या कहीं से बना बनाया मिल गया हो. या नहीं. लोन लिया हो. या लोन लिया हो. जो हमारे यहाँ मुल्क में है कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे होते हैं और आपको कारोबार में लगाना होता है, या आप किसी को जैसे देख रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पास लोग कहेंगे आप हमारे पास एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, आप हमारा इन्वेस्ट कर दे, तो वो मैं नहीं करती. मैं गाइड ज़रूर करूँगी. अमूमन तौर पे आवाम क्या करती है कि कोई अपने फैमिली में या किसी को देखा कि भाई ये तो आजकल सक्सेसफुल है, गाड़ी भी ले ली, यार मेरे पास 3 लाख पड़े हैं, तू अपने कारोबार में लगा दे. प्लीज़ हरगिज़ ना करें. जब तक आप ऑफिशियली उसके साथ MOU स्टैम्प पेपर पे ना साइन करें जो कि लीगली चैलेंजेबल हो कल को कोर्ट में कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इंसाफ कैसे मिलेगा आपको? यू हैव टू, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए. चाहे वो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आपका वो बिजनेस का आपकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कहीं पे भी आप हिस्सा डाल रहे हो, चाहे फैमिली मेंबर के साथ, चीज़ कुछ नहीं होती. तो जॉब के बाद जो पहली कंपनी KHM ट्रेडिंग स्टार्ट की, KHM ट्रेडिंग के अंदर हमने सबसे पहले एजेंसीज ली, जनरेटर्स की, पावर जनरेटर्स की, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने सेल किए. मेरा फर्स्ट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट हुई थी विद KHM इंटरनेशनल ट्रेडिंग. सेकंड वाज एन इवेंट प्लानिंग एंड PR कंपनी लीड कम्युनिकेशंस. उसके बाद बॉडी शॉप ब्रांड का भी ये है कि मैं 2007 में मैं दुबई में विमेन एज ग्लोबल लीडर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी. 5 दिन की इवेंट थी. ग्रेनिच से उस वक्त MBA करी थी. 5 दिन के इवेंट पे गई. वहाँ पे 5 दिन हम लोग मदीना जुमेरा में थे, तो वहाँ पे मेरी दोस्ती हो गई. आई मेक फ्रेंड्स वेरी क्विकली. अल हफ्तूर फैमिली की 2 बेटियां थी, उनसे मेरी दोस्ती हुई. नाम नहीं लूँगी. उन्होंने कहा कनवाल यू आर फ्रॉम पाकिस्तान और वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग द बॉडी शॉप टू पाकिस्तान, वुड यू लाइक टू टेक द फ्रेंचाइज? मैंने कहा व्हाई नॉट. और बॉडी शॉप का नाम पूरी दुनिया में मेरी दादी मेरी अम्मी सब, वो विटामिन E क्रीम, C क्रीम, तो वो एक नाम तो था, वो पिंक वाली, और पता था वो पिंक वाली, वो तो हर किसी की फेवरेट. मैंने कहा यस. अच्छा, अब इत्तेफाक से इनके फादर जो थे हलफ्तूर, उनके कजन्स मेरे फादर के को जानते थे क्योंकि मेरे फादर का मेडिकल का UAE में काम, ये तो जितने भी डिप्लोमेट्स थे, ट्रस्ट फैक्टर वहाँ से भी था. फिर ये लड़कियां मुझसे इंस्पायर हो गई. इन्होंने कहा कि ओके कमल, तुम पाकिस्तान की बॉडी शॉप फ्रेंचाइज को हेड करोगी. आई बिकेम द CEO एंड शेयर होल्डर इन द कंपनी. हमने नई कंपनी बनाई, उसकी मैं CEO बन गई 24 साल की उम्र में, और मैंने 3 साल में 12 बॉडी शॉप के स्टोर्स खोले तमाम टॉप मॉल्स ऑफ पाकिस्तान में. कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद. और अकेले जाती थी right now? अमेजिंगली वेल, अमेजिंगली. और अब थैंक्स टू इंस्टाग्राम बूम, द मीडिया बूम, हर किसी को पता है स्किन केयर क्या है, मेकअप क्या है. उस वक्त मेकअप की सेल्स ऊपर होती थी, स्किन केयर की नहीं होती थी. अब स्किन केयर की ज़्यादा है क्योंकि हर किसी को खूबसूरत लगना है. एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स का पता, स्किन केयर क्या है. इंस्टाग्राम पे हर चीज़ आप रोज़ खोलो, रेटिनॉल क्या है, विटामिन C क्या है, उसकी क्या खासियत है, हेल्थ अवेयरनेस आ गई है. और टिकटॉक ऑल्सो, हर चीज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप सीखें, अच्छी चीज़ें आगे शेयर करें. बिल्कुल. मैं हर फन मौला थी बचपन से, बिल्कुल, अभी भी हूँ. हाउ डिड यू फाइंड टाइम टू डू एवरीथिंग? सोती कितना थी? मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है. अगर मैं 8 घंटे से कम सोऊं तो मैं फंक्शन नहीं कर सकती. तो मेरा नींद बड़ी, चाहे मैं 2 बजे सोऊं से 10 बजे तक सोऊं, आई हैव टू हैव 8 आवर्स ऑफ स्लीप. और कम भी हो जाती है, आपको ट्रैवल भी करना है. जैसे दुबई की फ्लाइट लेनी है, सुबह आपने 8-9 बजे उठना है, वहाँ जाके अपना दिन भी कंटिन्यू करना है, तो आप 1-2 दिन पहले थोड़ा अपना स्केड्यूल ईजी कर लें ताकि आप तीसरे चौथे दिन जाके जो एक्चुअल जहाँ मीटिंग्स करनी है वहाँ पे आप सोना रहे. क्रैश डे आपका, आपको जब पता है आने वाला है. पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, फ्रूट अपनी डाइट में रखें, और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी को अपने पे हावी ना होने दें. एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं, कोई बीमार हो गया, मैं बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ. अगर मेरे घर में कोई बीमार हो तो मैं दुबई में भी, तो अब्बू आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आप ये खा लें. मैं डॉक्टरी कर रही होती हूँ क्योंकि फादर डॉक्टर है, मेडिकल सेंटर, तो इतनी नॉलेज तो आ गई कि भाई
बुखार में क्या दवाई लेनी है, कोविड में क्या लेना है, क्या नहीं लेना, क्या अवॉइड करना. सो आई एम अ मिनी डॉक्टर एज वेल. अमेजिंग. गाइड माय फ्रेंड्स. ऊपर आप अप्लाई कर रही हो. हाँ, तो मैं आई एम अ वेरी केयरिंग सोल, और मैं चाहती हूँ कि लोग भी जो है ना वो केयरिंग क्वालिटीज को साथ रखें, लोगों की मदद करें, जहाँ तक कर सकते हैं करें, सच बोलें, अच्छा सोचें अपने लिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, हसद ना करें लोगों से. अल्लाह ताला आपके मकाम और रास्ते खोलता जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा. आई विल बी राइट बैक ऑन स्पीक इजी. वेलकम बैक टू स्पीक इजी. आप लोग देख रहे हैं 365 न्यूज. मैं हूं आयशा उमर और ये हैं टप्पू जवेरी, और हम हैं इनके खूबसूरत से फैमिली होम में, उसके सहन में. सहन कहेंगे ना? बिल्कुल सहन ही बोल. हाँ, सहन ही बोलते हैं. मैं आंगन बोलता हूँ पर आप सहन बोलते हैं. आंगन. यस, आंगन. सो आंगन इज उर्दू स्पीकिंग It's the same. and सहन is what? I don't I know. think both of them. आंगन साइज का फर्क है सहन और आंगन में, पता नहीं. So आप स्कूल से आते थे to straight to the workplace. Yes. दुकान आ गए. बिल्कुल. और were you actually taking an interest in the family business या बस करना पड़ा? नहीं, इंटरेस्ट तो था because I'm an artist and also have a lot of design training from बचपन, तो वो साथ में रहते रहते खुद ब खुद इंसान सीख लेता है. And because my brother was doing something else, so I was the one which was pushed into the shop, nudged into the shop. Nudged in. And when did you actively start designing? When was the time जब आपके अब्बू ने कहा कि अच्छा भाई मुस्तफ़ा, अब आपके डिजाइन्स को हम fully incorporate कर सकते हैं? वो कब टाइम आया? उस टाइम पे that would have been मैं स्कूल में, तो स्कूल के टाइम में इतना कुछ नहीं किया था. बट जब स्कूल खत्म हुआ और हाई स्कूल खत्म हुआ और कॉलेज जाने के लिए आपको एक साल मिलता है ग्रेस पीरियड, तो उस ग्रेस पीरियड में उन्होंने बोल दिया कि आ जाओ काम करो दुकान पे. तो when I used to go to college, which I went in America to college, but when I used to come back every summer, I had to work at the shop. So that sort of set you up. So that's when you were what, 18, 19? Yeah, 18. है ना? Yeah, about 18. Wow. And photography full throttle कब शुरू की? फोटोग्राफी तो आई थिंक 15 साल की उम्र, 12 साल की उम्र में शुरू, 9 साल की उम्र शुरू की थी. 12 साल की उम्र में सीरियस कैमरा मिला. 15 साल की उम्र में आई वाज प्रिंटेड इन डॉन. तो जब हमने वो होते हैं ना, तो बच्चे इतराते हैं ना कि मेरा काम तो डॉन मैगजीन डॉन अखबार में आ गया, और बस उसके बाद मैंने बोला कि मैं तो फोटोग्राफर हूँ. So सबसे पहली पाकिस्तानी मॉडल कौन थी जिनको आपने शूट किया? मॉडल या एक्टर या फेस? अल्लाह, मैं बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी. क्यों? अनीता अयूब. Wow. Anita Ayub wasn't my first shoot, but first bigger experience. बाकी हमें उससे पहले हमने घर वालों की तस्वीरें ली और वगैरह वगैरह. फिर एक मैगजीन टीनेजर के नाम से थी, and Shakila Chapra was Sajid Hassan's wife. So she had this magazine, okay, and she said मुझे तुम फोटोग्राफी करो. तो we got together, did a few shoots with अपने दोस्तों के साथ में. फिर उन्होंने बोला कि ये होम इकोनॉमिक्स में एक बड़ी खूबसूरत लड़की है, उससे मॉडल करवाते हैं. तो we went to her Anita Ayub's parents' house and said to the father कि हम मॉडलिंग कर सकती है आपकी बेटी. Oh, so you were the first one to get her to model, and what a beautiful face. And she was so pretty. Oh my God. She was so pretty, and we did the shoot. और उस टाइम पे तो बहुत हमारा सिंपल होता था. हमने I don't know, I think रंग-बिरंगी गुब्बारे भर लिए थे, and she stood in the middle with these gubbaras around her. She looks like somebody you would be shooting and popping her gubbaras with. But that was the shoot. How nice. You still have those shots? Of course you do. Probably somewhere. Probably somewhere. And favorite faces that you photographed in Pakistan? अब models के बोल रहे हैं या ऐसे road पे? Models की बात करते हैं. So I would say definitely Amna Haq and Bibi. Two models who were spectacular. Photogenic. आमना के साथ तो मैंने इतने शूट्स किए हैं, बेचारे आमना को डुबाने की भी कोशिश की है हमने, doing underwater shoots, but वो I think those are the two
models which were so versatile. They worked for everything. Yeah, but you've also photographed Freya a lot. Yeah. Hannah? Yeah. A lot, and Athiya. Athiya, Freya, I mean, you name it. I've been around for too long. Man. And some of them are your closest friends, like Athiya, Very, Freya. पर उस टाइम पे फैशन इंडस्ट्री बहुत छोटी होती थी ना. उस टाइम पे क्या है कि आपको मॉडल्स कोई मॉडलिंग एजेंसी नहीं थी जो आप मॉडल्स को सेलेक्ट करके ले आए. आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके दोस्त थे या दोस्तों के जानने वाले थे. तो ऐसे ही हुआ था. Priya was my sister's friend. She was in school with my sister. She became a model. Athiya was her friend. तो वो हो गया. Bibi was I had a friend of mine who was in British Airways as a stewardess, and she said, I have a stewardess friend who's very beautiful and she wants to model, and that was Bibi. So we... Oh my God, so you kind of launched a lot of careers. Of course I launched a lot of careers. यार. अच्छा, हम बात कर रहे थे PTV की. You stepped into the world of media in what year? 1972. 1972. I was doing my masters. I was in Jamia Karachi. मैं उसमें थी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में. और आयशा, मेरी ज़िंदगी में जो भी नया काम आया है ना, ये मैं ज़रूर तुम्हें बताना चाहूँगी कि मैंने उसे कभी प्लान नहीं किया. अल्लाह ने मेरे लिए प्लान किया. उसकी हिकमत थी. मैंने नहीं सोचा था कि मैं टीवी पे चली जाऊँगी. हाँ, रेडियो पे हम डिबेट करने जाया करते थे. वो एक रेडियो पाकिस्तान होता था. टीवी नया नया आया, हम बड़े शौक से देखते थे. टीवी को आए हुए कुछ अरसा ही हुआ था कि ये प्रोग्राम शुरू हुआ, ज़िया मोहिउद्दीन शो. और एक हफ्ते हमने बैठ के देखा. पहला प्रोग्राम, उसमें जोश साहब आए थे, जोश मली आबादी, इब्ने सफ़ी आए थे, ज़िया साहब खुद थे. और क्या प्रोग्राम था वो, यानी उसके लेवल की चीज़ आज तक किसी मीडिया पे नहीं आई. तो हमने वो प्रोग्राम देख लिया. दूसरे दिन मैं यूनिवर्सिटी गई तो मेरे वाइस चांसलर ने मुझे मैं डिबेटर थी और डिबेटिंग सोसाइटी की मैं प्रेसिडेंट थी ऑफ कोर्स जामिया कराची में. तो उन्होंने बुलाया कि भाई वाइस चांसलर साहब बुला रहे. हम गए तो वहाँ मैंने देखा कि हम जानते थे मीडिया से उनको, उबैदुल्ला बेग को, इफ्तिखार आरिफ को, ज़िया साहब को, ये लोग बैठे थे वहाँ. तो मैं तो एकदम वाव हो गई ना कि ये लोग बैठे हैं. तो उन्होंने कहा मेरे वाइस चांसलर ने कि आपको इसलिए बुलाया है कि इन्हें कल एक रिकॉर्डिंग है इनकी अगले हफ्ते की, ज़िया साहब की, और उसमें इन्हें एक नई नस्ल की जनरेशन की नुमाइंदा लड़की चाहिए. तो हमने कहा भाई आप बहुत अच्छा बोलती हैं तो आप चली जाइएगा. मैंने कहा ठीक है. मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया और मैंने घर आके अपने वालिद को बताया. यानी देखिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कि मेरे वालिद मुझे मना नहीं करेंगे. बट आपने कहा वालिद को बताया, पूछा नहीं, बताया. पूछा नहीं. बिल्कुल सही, तुमने नोट किया. मैंने साइन किया, मैं घर गई, मैंने जाके, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बड़ा, हमने देखा प्रोग्राम उस दिन, मैं और मेरे वालिद देखते, जोश साहब बोल रहे हैं और क्या ज़बरदस्त. तो मैं जब उस प्रोग्राम में गई, अदाकार मोहम्मद अली आए थे, मेरे पसंदीदा हीरो. क्या हैंडसम पर्सनालिटी, क्या खूबसूरत इंसान. और हम तो उनके लिए, मतलब उनके फिल्में देखने के लिए तड़पते थे. तो वो थे और उनके साथ बहुत सारी लड़कियां फ़ोटो बना रही थी. जब वो स्टेज पे गए तो उन्हें नहीं पता था कि मैं आऊँगी. स्टेज के बाद, उनके बाद मुझे बुलाया गया और एक जर्नलिस्ट आए हुए थे लंदन से, उन्हें बुलाया था. तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो ज़िया की आदत थी, और ये एक बड़े एंकर का कमाल होता है कि वो आपको कहीं पिंच करता है. जब आपको पिंच करता है और नेगेटिव सवाल करता है ना, तो आप भड़क के बोलते हैं. फिर तो उसने मुझे पिंच किया. Is that a hint at me? उसने मुझे पिंच किया. हाँ, उसने मुझसे कहा कि अच्छा तो आप आला तालीम हासिल करना चाहती हैं. तो मैंने कहा जी बिल्कुल. तो कहना आला तालीम तो लड़कियां आला रिश्तों के लिए हासिल करती हैं. और सोचे मेरे डीन ऑफ फैकल्टी मेरे सामने बैठे थे, पूरी यूनिवर्सिटी का क्राउड बैठा था. फिर तो आपको पता है फिर जो गुफ्तगू शुरू हुई. आहिस्ता आहिस्ता हर चीज की आदत पड़ती है. आपको एकदम से कोई चीज दे दी जाएगी तो जाहिर है आप बहुत बुरी तरह घबरा जाएंगे. नहीं मैं क्यों लेकिन आप जर्नलिज्म को जाहिर है आपकी कोई फिल्म कामयाब हो, आपको हर तरफ से 50 अवार्ड मिल जाए तो यकीनन आपको खुशी के कुछ तो एक्साइटमेंट. तो ये तो खुशी नहीं है बीबी कि आप बेलगाम हो जाए. नहीं, आपको ये कि आपको मौका मिले और आप कोई काम करें, ज्यादा आगे बढ़ के करें. अब ये और बात है कि वो बेलगाम नहीं है, लेकिन लोगों ने उन्हें इसलिए बेलगाम समझा. अच्छा, ये नया पहलू है ना. नहीं, वो इसलिए कि हमारे यहाँ बेबाक सहाफत देखने के लोग आदी नहीं रहे हैं. अब जो देखते हैं तो बकौल आपके वो बेलगाम हो गए. मैं आज उसको 72 से आज कितना अरसा हो गया, 50 साल से ज्यादा. आज तक उसके 1 साल बाद ही मेरी शादी हुई थी. मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मैं कहीं दुनिया में जाऊं, वहाँ अगर जिस शख्स ने वो प्रोग्राम उस वक्त देखा था ना, वो मिल जाए, मेरे जुमले उसे याद है. ऐसे प्रोग्राम्स अब क्यों नहीं बन रहे?
अब मामलात बदल गए हैं। हमने तो कोई कैसे? 20-25 साल मैंने तो डेली टीवी पे प्रोग्राम किया। मैं कह सकती हूँ कि मैं उस वक्त मेरा तूती बोलता था, और मैं ही थी सबसे पहली जो मैंने ख़वातीन का प्रोग्राम किया, स्टेज प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम, स्टूडेंट्स के प्रोग्राम, फिर बड़े बड़े दानिश्वरों के प्रोग्राम। लेकिन फिर उसके बाद जब हमारे पास कमर्शियल मीडिया आया तो उसका मिजाज ज़ाहिर है मुख्तलिफ था, और दुनिया के साथ चलना था। मैं उसे बुरा नहीं कह सकती, लेकिन उसमें मैं अपने आप को मिसफिट महसूस कर रही थी। तो मैंने कभी किसी भी चैनल से कोई प्रोग्राम नहीं किया। सिर्फ पीटीवी से ही किए हैं, और उन प्रोग्रामों से ही फिर हमें एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसे हमने बहुत सीखा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो करंट जनरेशन है वो सीखना नहीं चाहती अपने सीनियर से, या सीखना चाहते हैं? सीखने का अंदाज बदल गया है। देखिए, उस वक्त ये होता था कि अब मसलन जैसे आप मेरे पास आई हैं ना, ऐसे मैं भी तो करती थी ना इंटरव्यू। तब मैं पीर अली मोहम्मद राशिदी का इंटरव्यू करने गई, तो अब इतना बड़ा वो आदमी जिसकी 5 लाख किताबों की तो लाइब्रेरी है, और जो मतलब मैं जानती हूँ कि वो कितना बड़ा इंसान है, अब मैं उसे पढ़ूँ नहीं, उसे समझूँ नहीं, तो मैं कैसे उससे सवाल करूँगी? पहले मुझे उसको पढ़ना है, तो हमें किताबें पढ़ना पड़ती थी, लाइब्रेरियों में जाना पड़ता है। आज ये मोबाइल हाथ में है, आप डालें इसमें खुशबख्श शुजात, आपके सामने मेरा एक्सरे MRI स्कैन निकला सब कुछ। अच्छा, I really want to ask you about how Kate Middleton was dressed up when she came on her tour, and she wore this beautiful black and white. No, she wore 2. One was one was this blue, That's the blue. and one was turquoise. The one she wore to Badshahi Masjid. Oh, how did that happen? You know, it's very amazing because I don't know how it happened. I got a WhatsApp message from this English lady and said that, you know, the princess, अच्छा बेचारी केट को तो केट ना बोले, अभी तो क्वीन होने वाली है. So the princess is coming to Pakistan, and you know, so we've done a survey of all the Pakistani designers, and she'd like to wear your clothes. Wow. Total no contact, no nothing. They just messaged me. And they didn't give much time. So, but I knew immediately, you know, I've done so many bespoke clothes for heads of state, and So many. so I knew that it has to be classic. It has to be Pakistani because she's visiting Pakistan. I didn't make her a shalwar because the typical Pakistani now is the narrow trousers. But the interesting thing was the dupatta. She did it very well. I thought she won't manage. गिर जाएगी, you know. दुपट्टा सर में आम औरतें भी नहीं कर सकती हैं. Stylish. But she is such a... Yeah. She carries everything so not that well. style. That style. It's your deportment. Yeah. It's how you move, your posture, your body language. अच्छा आयशा, इसी बात में I want to say something to all the women, if the women are watching, that please teach your children, your girls, to stand straight and to walk straight. All these women now slouch. Yeah, we I know can why. sit like this. But we know why. No, I don't want to know why. Because they don't sit straight, they don't walk straight. Sari hunchback, neck issues, back issues. Yeah. And then it's just the whole thing. You know, that's why during my age, I mean, I was born in 45 and I was a young girl in the 60s. In the 60s. हमारे ज़माने में, our mothers are very particular about teaching us how to sit and stand, Posture. how to eat, how to put your legs. All this was part of what we call finishing school. And उस ज़माने में finishing school was very common. Girls didn't have a higher education so much as finishing school, which I know today is much better. But why can't we combine today's furious professional style along with your deportment and your table manners and the way you sit and you stand? Why don't we do a show with you, a 6-episode show, in which you speak about these things, हर एक उसमें etiquettes. बहुत चीजें. अब you know, चीजें. मेरी वालदा, what she used to do था, she had 4 sisters. Every day after school, she would sit on a sofa, and we were all given one each Encyclopedia Britannica on our heads, and we had to walk up and down. Balance it.
जो थर में औरतें ना जो मटका लेके फिरती, अब उनकी अब देखें उनकी डिपार्टमेंट. बैक्स और उनकी नेक, बिल्कुल. And then the men also need the classes, because why do all Pakistani men have got a stomach? Why? Please tell me. Again, they don't sit properly. Slow. हमारी बातें इसी तरह चलती रहेंगी. जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं. कहीं मत जाइएगा. And we are back. Without wasting any time, back to that thought. So unhinged. I'm unhinged most of the times. I think it only affects me when my very close people have something to say which is negative or something which does not align with my thought process. The rest of the world, Aisha, they have their own struggles. They're coming from a certain background. They are living in a certain set of problems. So वो उस perspective से आते हैं. So you have to understand Absolutely. that if somebody is spewing venom, it's not you. No. It's their own problems. set And of you have to have problems. empathy for them. Yes. You can't hate them for doing No. that. So I don't block them. Yeah. I've never gotten off Instagram because people were bullying me. I would always try and make sense. Yeah. Sometimes if it didn't make sense, I would leave it. Yeah. But it wouldn't affect me because I would always know where they are coming from. Yeah. That is golden notion. But this quality, Sarbat, ये बहुत young age से थी आप में या ये over time you developed this? I mean, you know, I grew up with a very strong mother. She would always tell us and show us by example that if somebody does something wrong, you have to stand up and speak the first time. Wow. Because if you let it go the first time, they will continue to do it and you will never be able to say no. तो उसी वक्त boundary form करनी है आपने. Right there and then. Amazing. And I did it. I did it all my life. I would tomato-fy men on the street who were harassing women. Literal tomato-fy? Literal. Verbal tomato-fy? No, literal. Oh. Literal and verbal. I mean, a woman sitting in a bus was crying. I asked her. She said, somebody's fondling me from behind. And I said the next time, so I said, shayad ghalti se. She said, okay. I said, if it happens again, you tell me. In the bus, मेरे कोई guards नहीं है. मैं अकेले स्कूल से वापस आ रही हूँ uni से. College bus. नहीं, public bus. Public bus. N4. Okay. ठीक या W11. ठीक, क्या बात है. अच्छा मैं क्योंकि कराची में नहीं yeah, you would know. मैं NCA में थी तो मैं लाहौर की बस न्यू खान New Yes. Yeah, We've all been there. भाई we all use public transport Yes. at that time and it was Yes. amazing. It was safe. It was safe, dude. Anyways, go on. So yeah, I felt like who's going to stand up for her? I will. She doesn't have anyone. Yeah. But then when I went back home and I told my mother what I did in the bus, she said, who was standing next to you? For you. कि तुम्हारे Did you साथ think- अगर तुम्हारे साथ कुछ होता तो तुम्हारी नहीं कि अगर वो तुम्हें रिटेलिएशन में कुछ करते तो तुम्हारे साथ कितने गार्ड्स थे. But then that's the thing. अल्लाह तवक्कल. बिल्कुल. मेरे I साथ get मेरा खुदा you. है. I don't need a human. Amazing. But the point is, if we don't elevate the woman, the women बिल्कुल. standing next to us, who will, Aisha? Yeah. तो यानी आप बचपन से ही चुड़ैल थी. हाँ. सही कास्टिंग है ना? बिल्कुल सही. कातिल हसीना. यार ये वर्ड ही मुझे इतना अमेजिंग लगता है. Yeah. I'd rather be a चुड़ैल than a Lucy. हाँ. बिल्कुल. Yeah. और when that show came out, Yeah. चुड़ैल्स. Yeah. Oh my God. Yeah. I was like, wow, these women and Asim Yeah. Asim. have really done something amazing. You know, Aisha, when I read the script, and I had missed Cake, you know. I know. मुझे ये पूरी स्टोरी पता है. I'm हाँ. sure बहुत सारे लोग जो Yeah. देख रहे होंगे No, उनको no. पता होगी. You were expecting, so you couldn't do it. I couldn't do it. Yeah. And to miss a script like Cake, I know. it was बहुत बड़ा Heartbreaking. पत्थर अपने दिल पे रख But के. it wasn't meant for you. Yes. Yeah. And that is why Huh. I got to do Churels. Yeah. But you know, when Churels released, that day I called Asim and I said, today
I have recovered My from heart cake. is full. But yeah, Asim is a magician. So, how did Interflow start? How, I mean, I know that advertising to ek field tha that Tahir Saab was in, but Interflow jab shuru hua, to was it a joint brainchild of you both, or it No, no. was? Please tell us. It was entirely. See, we had both met at an advertising agency, and both of us had future plans to get into communications. After marriage, it was Tahir's brainchild, and he decided on setting up his own company. He did a stint in Riyadh for another agency, which lasted a year, and he decided that he's not going to waste his youth in such a rigid, conservative environment. So he came back, and then he's decided to have his own company. Right. When he decided to have his own company, since I had a background of creatives and I had enjoyed working as an internee at M&J, so I decided I wanted to do this with him. So initially my eldest daughter Sara was there, and I was working part-time. And later on, with the birth of the other two, I would extend my hours. And after the youngest one, after Sahar was born, I came whole hog into advertising. And then I spent nearly 25 years. Oh. 25 years in advertising. Yeah. और उसके बीच में NTM भी आया. उसके बीच में NTM भी आया, उसके बीच में major events happened. Perhaps you don't know, people don't know that Tahir was the first one to think of a satellite channel out of England. An Asian satellite channel out of England. And his partner was none other than Amitabh Bachchan and Ajita Bachchan. I had no idea. They started TV Asia in London. Oh, wow. That was the first satellite channel. And we had studios there, we had production there, we had Wembley was full of events that were happening in London. So that was a very exciting time. And then Tahir got he was asked to do the SAF Games for Pakistan and the Saver Raffle. So that was another huge undertaking. And which year was this? जब पहली SAF game. NTM was, I think, 88. No, NTM. 90s. NTM was 90, but SAF Games and Saver Raffles were 88, 89, 90. And then NTM happened. So I was with him on the roller coaster seat. Wow. But I was holding on to Interflow. Yeah. So while Interflow was, Allah ki fazal se, it was the largest agency for over 15 years. Bilkul. You know, by the time it was 5 years old, it had become the major player. And by the time it was 10 years old, it had become an affiliate of Ogilvy worldwide. Yeah. And things were happening at such high speed. And I was there with Interflow through my pregnancies, 8 months pregnant, and I was shooting commercials. क्योंकि उस वक्त जो commercials की boom थी Interflow में, मैंने I believe बहुत commercials किए थे Interflow के साथ. As a young girl. And so I would have 12 commercials to do in a month. And I would sit 10 down, 2 more to go. Wow. And all the directors, Saqib and Asim and Asad and all, they all started working we had with Pyramid. you. We made Pyramid then for productions. Yeah. So Ruhail and myself were partners at Pyramid. Ruhail Hayat? Ruhail Hayat. Oh, yeah. And Ruhail and myself, then everyone came in. You name them all the filmmakers, all the producers now. We've had the honor and you know, it was a lovely time with young creatives working together. And Ruhail was there, and the strings
And that was the time when we were doing Pepsi, and that was the time when we did the Choice of a New Generation and Dil Dil Pakistan. And, That iconic oh, campaign. I had to actually scold the vital signs. I had to scold the former Prime Minister. Oh God. But those were exciting You were times. scolding them. Oh, of course, you were their boss. I mean, you were the director. I was the director. And I was, so someone once said, can I have a photograph? Someone very famous. Can I have a photograph with the producer? I said, the producer knows you as an actor, so my team will photograph with you. And thank you for tuning in. अगले show में मिलेंगे. खुदा हाफिज.